अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, YT उर्दू में खुश आमदीद। मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी की एक तो वो तारीख है जो ड्रामा सीरियल दिलिश इर्तुगरुल में हमें दिखाई गई है, और एक वो तारीख है जो हकीकत पर मबनी है। तो हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है आपके लिए कि हम आपको अर्तुगरुल गाजी की असल तारीख से रूशनास करवाएं। तो दोस्तों, अगर आप हमसे मुत्तफिक हैं और आप अर्तुगरुल गाजी की असल दास्तान जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल YT उर्दू को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद घंटी की भी अलामत दबा दें, ताकि हम जो मरहलावार एपिसोड्स अपलोड करेंगे आप तक उन एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पहुंचते रहें और आप यूं ही हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहें। तो दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी की असल तारीख को जानने के लिए हमें 12वीं सदी के सेंट्रल एशिया को जानना होगा। सेंट्रल एशिया में उस वक्त सेल्जूक हुक्मरान थे जो कि मौजूदा तुर्की है। इनके एक तरफ बाज़ंतीनी थे तो दूसरी तरफ मंगोल इनको मारते धाड़ते और खोपड़ियों के मीनार बनाते हुए यूरोप की जानिब बढ़ रहे थे। कोनिया सेल्जूक सल्तनत का दारुल हुकूमत था और यह मुसलमानों की एक रिप्रेजेंटेटिव हुक्मरानी थी, यानी कि बादशाहत थी। यह रियासत आज के तुर्की के शहर अनातोलिया के साथ साथ चलती हुई ब्लैक सी और इस्तांबुल से होती हुई पूरे मशरकी यूरोप पर मुश्तमिल थी। यह भी सेल्जूक रियासत पर कब्जा करके अपनी सरहदें चीन तक वसी करना चाहते थे। दोस्तों, सेल्जूकी रियासत का तीसरा हिस्सा अयूबी रियासत से जुड़ा हुआ था। यह हिस्सा शाम, फलस्तीन और मिस्र पर मुश्तमिल था, जबकि सल्जूकों की चौथी समत में ईरान था। सल्जूक दूर शोरिशों का जमाना था, हर तरफ जंग चल रही थी और कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म था। मंगोल और बाज़ंतीनी ईसाई दोनों बैतुल मक़दस तक भी पहुंचना चाहते थे, लेकिन दोनों के अज़ाइम के रास्ते में सेल्जूक और अयूबी दो मजबूत तरीन रियासतें खड़ी थीं। ये दोनों इन दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। मंगोल आज का उज़्बेकिस्तान और ईरान फतह कर चुके थे। खीवा का हुक्मरान ख्वारिज़म शाह भी रास्ते का मजबूत कांटा था। उसकी रियासत हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों से लेकर जॉर्जिया तक फैली हुई थी। चंगेज खान ने यह कांटा निकाल दिया और इराक में अब्बासियों की हुकूमत थी। मिस्र में ममलूक खानदान बरसरे इक्तिदार था। ये भी बाज़ंतीनी और मंगोल हुक्मरानों का टारगेट थे, लेकिन अयूबी और सल्जूक हुक्मरानों के होते हुए मिस्र और इराक पहुंचना बहुत मुश्किल था। चुनाचे मंगोल और बाज़ंतीनी ईसाई दोनों अयूबियों और सल्जूकों के खिलाफ इकट्ठे हो गए। ये दोनों को आपस में लड़ाते भी रहते थे ताकि मुसलमान के साथ लड़ लड़ कर कमजोर हो जाए। दूसरा मंगोल खुद भी अयूबियों और सल्जूकों पर हमला करते रहते थे, और तीसरा बाज़ंतीनी सलीबी जंगों के जरिए अयूबी रियासत पर हमला आवर होते रहते थे। लिहाजा दोनों रियासतें बाहमी और बैरूनी हमला आवरों की वजह से कमजोर हो रही थीं। बाज़ंतीनी और मंगोलों ने अयूबी और सल्जूक दोनों रियासतों के महल्लात में अपने जासूस भी छोड़ रखे थे। ये लोग भी बादशाहों को महल्लाती साजिशों में उलझाकर कमजोर चलते चले जा रहे थे। चुनाचे वो एक मुश्किल दौर था। सेल्जूक बादशाह अलाउद्दीन के कुबाद सेल्जूक रियासत का सुल्तान था। ये मंगोलों, अयूबियों और महल में मौजूद गद्दारों से बैक वक्त लड़ रहा था। ये किसी चौथे महाज का बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लेकिन इसके खिलाफ एक चौथा महाज भी सर उठा रहा था, और वो था बाज़ंतीनी हुक्मरान अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जब मंगोलों या अयूबियों से लड़ने के लिए निकलता था तो उसकी पीठ नंगी हो जाती थी और इस पीठ पर बाज़ंतीनी छुरा घोंपना शुरू कर देते थे। वो यकसोई कायम रखने के लिए अपनी पीठ बाज़ंतीनी ईसाइयों से बचाना चाहता था। लिहाजा अलाउद्दीन ने सेल्जूक और बाज़ंतीनी रियासत के साथ साथ आगूस कबाइल आबाद करना शुरू कर दिए। आगूस तुर्कों के जर्री कबाइल थे। ये तादाद में 24 थे। भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। मर्द तलवार बाजी और तीर अंदाजी के एक्सपर्ट थे, और औरतें निहायत उम्दा रेशमी कालीन और सूती कपड़ा बनाती थीं। कबाइल के सरबराह बे कहलाते थे। कबाइल की जबानों के 37,000 लफ्ज बाद अज़ां उर्दू में शामिल हुए, और हमारी जुबान का हर तीसरा लफ्ज आगूज तुर्क कबाइल से हिंदुस्तान आ गया था।
ये कबाइल इस कदर जुंगजू थे कि ये किसी दूसरे कबीले के बे को भी अपना सरबराह मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। ताहम ये सुल्जूक बादशाह को अपना हुक्मरान तस्लीम करते थे। अलाउद्दीन सिल्जूक ने अपने कंट्रोल रखने के लिए 24 कबाइल के सरबराहों की बे मजलिस बनाई और सिल्जूक खानदान के एक शहजादे अमीर सादत को इसका सरबराह बना दिया। ये वजीर कहलाता था। आगूज कबाइल रियासत के लिए दो काम करते थे। ये बाजंतीनी हमलावरों का रास्ता रोकते थे और एनातोलिया, मशरकी यूरोप, ईरान और फलस्तीन जाने वाली शाहराए रेशम के तिजारती काफलों की हिफाजत करते थे। काई इन 24 आगूज कबाइल में से एक कमजोर कबीला था। ये लोग तादाद में भी कम थे और माल मवेशियों और दौलत में भी। ताहम इसका बे सुलेमान शाह मुअज़्ज़िज़ और बहादुर शख्स था। ये अपने कबीले के साथ आज के शाम के शहर रिका की मुज़ाफ़ाती वादी में आबाद था। इसके 4 बेटे थे। अर्तुरुल का दूसरा नंबर था। अर्तुरुल इंतहाई बहादुर, समझदार और माहिर जुंगजू था। वालिद इससे बहुत मोहब्बत करता था। अर्तुरुल शिकार का रसिया था और ये अपने 3 दोस्तों तुर्गुत, अब्दुर्रहमान और दुआन के साथ शिकार खेलता रहता। अर्तुरुल के तीनों दोस्त यतीम थे और उन्हें उसकी मां हैमा खातून ने पाला था। वो अर्तुरुल के साथ पलकर जवान हुए, चुनाचे वो इस पर जान छिड़कते थे। इस जमाने में आलम इस्लाम में 2 अजीम सूफी दानिश्वर थे, मौलाना रूम और हजरत मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना रूम कुनिया में रहते थे और वो सिल्जूक हुक्मरानों के रूहानी उस्ताद थे, जबकि इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा हलब शहर में वाक़े था। ये दोनों सूफियाए कराम जंगों और तबाही के शिकार लोगों के दरीदा दिल सीते थे और उबलते जहनों पर मरहम रखते थे। इब्ने अरबी बातनी उलूम के माहिर थे और ये एक बार अपने मुरीदों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। अर्तुरुल वहां शिकार के लिए निकला हुआ था। इसने हिरन के एक बच्चे पर तीर चलाया। हिरन के बच्चे की टांग जख्मी हो गई और वो दौड़कर इब्ने अरबी के पास चला गया। हजरत ने इसकी जख्मी टांग पर मरहम लगाया और पट्टी कर दी। अर्तुरुल अपना जख्मी शिकार तलाश करता करता इब्ने अरबी तक पहुंच गया। हजरत ने इसे अपने साथ बिठाया, खाना खिलाया, उसकी आंखें और पेशानी देखी और मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हें जितने मुल्कों के नाम याद हैं तुम वो बोलो। अर्तुरुल को जितने नाम आते थे बोल दिए। हजरत ने फरमाया, बस तुम्हें सिर्फ ये याद हैं? अर्तुरुल ने जहन पर जोर देकर उनमें मक्का, मदीना और फलस्तीन भी शामिल कर दिए। हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, जाओ ये सारे मुल्क तुम्हारे हुए। अर्तुरुल का कबीला इस वक्त कहत का शिकार था। बर्फबारी सर पर थी और ये लोग अपने जानवरों के लिए खुश्क चारे तक का बंदोबस्त नहीं कर सके थे। चुनाचे उसने तंजिया नजरों से इब्ने अरबी की तरफ देखा, मुस्कुराया और उठकर चला गया। अर्तुरुल की इब्ने अरबी से दूसरी मुलाकात हलब शहर में हुई। ये उस वक्त सेल्जूक खानदान की एक मफरूर शहजादी हलीमा के इश्क में मुब्तला था। कबीला इस इश्क के खिलाफ था और वजह जानते हैं कि क्यों खिलाफ था। क्योंकि ये शादी आगूज रिवायात के भी खिलाफ थी और ये सीधी सादी सेल्जूक हुकूमत को आ बैल मुझे मार की दावत देने के मुतरादिफ थी। और कबीले की हालत ये थी कि इसके पास सर्दियों में सर छुपाने और खाने के लिए गंदुम तक नहीं थी। अर्तुरुल के मिजाज में कंप्रोमाइज का मादा नहीं था, लिहाजा ये डट गया। इसके मुश्किल जिंदगी का ये मुश्किल तरीन दौर था और वो इस दौर में धक्के खाता खाता इब्ने अरबी के मदरसे पहुंच गया। इब्ने अरबी ने इसे अपने पास मेहमान रखा, इसकी फिक्री रहनुमाई की और इसको तसल्ली दी। मैं यहां आपको यह बताता चलूं कि इस जमाने में इस्लामी मुल्कों के अंदर एक खामोश तहरीक चल रही थी। ये लोग सफेद दाढ़ी वाले कहलाते थे। इनकी दाढ़ियां छोटी और सफेद होती थीं। ये इंतहाई बाअसर, अमीर और बाअमल मुसलमान थे। इनका एक मजबूत जासूस नेटवर्क था। ये पूरे आलम इस्लाम में फैले हुए थे और एक दूसरे से राब्ते में रहते थे।
इनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, इस्लाम और आलम इस्लाम की हिफाजत। ये इस्लाम के लिए खतरा बनने वाले हुक्मरानों को कत्ल कर देते थे। सफेद दाढ़ी वाले सेल्जूक, अब्बासी, अयूबी और ममलूक चारों से तंग थे। ये समझते थे ये लोग अगर एक दूसरे से इसी तरह लड़ते रहे तो फिर पूरे आलम इस्लाम पर मंगोल काबिज हो जाएंगे, या फिर बाज़ंतीनी ईसाई इस्लामी रियासतों को हड़प कर लेंगे। इनका ख्याल था पूरे आलम इस्लाम को एक ऐसी मजबूत रियासत चाहिए जो ईसाइयों और मंगोलों का मुकाबला भी कर सके और यहूदी साजिशों का ताना बाना भी तोड़ सके। ये लोग इब्ने अरबी से मुतासिर थे और इब्ने अरबी ने अर्तुरुल का राब्ता इन लोगों से करवा दिया था। ये लोग इससे मुतासिर हुए, लेकिन इनका ख्याल था ये अभी इतना मेच्योर नहीं कि ये कोई रियासत बना और चला सके। लिहाजा इन लोगों ने उसकी परवरिश और तरबियत का फैसला कर लिया। ये लोग अर्तुरुल को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान एक और इशू पैदा हो गया। सुलेमान शाह कैंसर की वजह से इंतकाल कर गया और बड़े भाई ने हलीमा से शादी करने के जुर्म में अर्तुरुल को कबीले से निकाल दिया। अर्तुरुल बीवी को लेकर कबीले से निकला तो इसकी मां हेमा और इसके साथियों ने भी कबीला छोड़ दिया। ये 400 लोग थे। ये पनाह की तलाश में घोड़ों पर खेमे बांधकर दर बदर फिरते रहे। ये कभी शाम के जंगलों में पनाह ले लेते और कभी सेल्जूक रियासत में जा छुपते थे, लेकिन इन्हें कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं मिल रहा था। ये आखिर में दर दर की ठोकरों से तंग आ गए और इन्होंने वापस जाने और अपने कबीले से मुआफी मांगने का फैसला कर लिया। ये वापसी के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक अजीब वाकया पेश आया और इस छोटे से वाकये ने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत खिलाफत की बुनियाद रख दी। हम इस खिलाफत को खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। दोस्तों, यहां से मजीद आगे क्या हुआ ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे।